हेलो एनीमे लवर्स, कहानी एनीमे की में आपका स्वागत है। आज हम डेमन स्लेयर सीजन 3 यानी सोर्डस्मिथ विलेज आर्क के पहले और महा एपिसोड की चर्चा करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आकुशी क्लीन अप ग्रुप का मेंबर मलबे से भरे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डेमन स्लेयर्स को ढूंढ रहा होता है। वह चारों तरफ भारी तबाही को देखता है और अपने आप से कहता है, आखिरकार किस तरह का मुकाबला था यह, यहाँ पर कुछ भी बचाया नहीं जा सकता था। तभी उसकी नजर मलबे के नीचे दबे तंजीरों और उसके साथियों पर जाती है। वह उन्हें ढूंढ लेता है और तुरंत अपने बाकी साथियों को आवाज देकर वहां आने के लिए कहता है, मैंने इन्हें ढूंढ लिया है, सब लोग यहाँ आ चुके हैं और यह सच है कि इन्होंने एक अपर रैंक को परास्त किया है। यह जीत सच में बहुत बड़ी थी क्योंकि पिछले 100 सालों से कुछ भी नहीं बदला था। किसी ने भी अपर रैंक को नहीं हराया था। जब यह खुशखबरी उबुयाशी महल में मास्टर कागाया तक पहुंचती है तो वे बहुत बीमार होने और मुंह से खून आने के बावजूद खुशी से झूम उठते हैं। वे अपनी पत्नी अम्माने की तरफ देखते हैं और बहुत भावुक होकर कहते हैं, अम्माने, तुम मुझे देख रही हो ना, यह एक बहुत अच्छा शगुन है। पूरे 100 साल के बाद किस्मत की रेखा बदल चुकी है। हमारी यह वर्तमान जनरेशन उन डेमन्स को और आखिर में उस मुजान को जरूर हराएगी। वह मुजान मेरी फैमिली पर एक काला श्राप है जिसका अंत अब निश्चित है। मास्टर बात करते करते अत्यधिक अस्वस्थ हो जाते हैं और बिस्तर पर गिर जाते हैं जहां अमाने उन्हें संभालती हैं। इसके तुरंत बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हमें मुजान का वह रहस्यमयी इन्फिनिटी कैसल, अनंत किला दिखाया जाता है। वहां हम अपर मून 3 यानी अकाजा को देखते हैं जो एक हिलते हुए काष्ठ के मंच पर उपस्थित होता है। अकाजा चारों तरफ घूमते हुए कमरों को देखकर मन ही मन सोचता है, हमें पिछले 113 सालों से यहां नहीं बुलाया गया है। यह 113 का नंबर ही कितना डरावना है। मास्टर मुजान ने हमें अचानक क्यों याद किया? तो इसका मतलब यह है कि कोई अपर रैंक का डेमन मारा गया है। तभी वहां अपर मून 5 यानी ग्योक्को और हमेशा भय से कांपने वाला अपर मून 4 यानी हानतेंगु भी आ जाते हैं। अकाजा वहां बीवा वाद्य यंत्र बजाने वाली डेमन नाकिमे से पूछता है, क्या मास्टर मुजान अभी तक नहीं आए हैं? नाकिमे शांत रहकर एक धुन बजाती है और मना कर देती है। तब अकाजा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, तो फिर मुझे सच बताओ और यह मत कहना कि कोई अपर रैंक मारा गया है। तभी अचानक पीछे से अपर मून 2 यानी डोमा आता है और बड़े प्यार से अकाजा के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। डोमा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अकाजा, आपको नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत करीबी साथी हो और अगर किसी को कुछ हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। और सुनो, जो घड़ा ग्योक्को ने मुझे गिफ्ट दिया था उसके अंदर मैंने एक सुंदर सी कन्या का सिर सजा कर रखा हुआ है। यह सुनकर अकाजा के तन बदन में आग लग जाती है। वह हवा की रफ्तार से घूमता है और एक जोरदार घूंसा मारकर डोमा के चेहरे का निचला हिस्सा पूरी तरह नष्ट कर देता है। डोमा का शरीर तुरंत ठीक हो जाता है और वह गुस्सा होने के बजाय हंसते हुए कहता है, यह हुई ना बात लॉर्ड अकाजा, अब तो आप पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तभी नाकिमे अपने वाद्य यंत्र को बजाकर उनकी बहस को रोकती है और कहती है, अब मैं अपर मून 1 को बुलाऊंगी, वे हमें काफी समय से सुन रहे हैं। तभी 6 आंखों वाला भयानक डेमन कोकुशिबो वहां एक ऊंचे स्थान पर प्रकट होता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, मास्टर मुजान आ चुके हैं। तभी वहां मुजान किबुत्सुजी प्रकट होता है जो एक कोट पैंट पहने हुए किसी वैज्ञानिक की तरह टेस्ट ट्यूब्स में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसका प्रभाव अत्यंत डरावना होता है। बिना उनकी तरफ देखे मुजान अत्यंत ठंडे और नफरत भरे स्वर में कहता है, ग्युतारो की फैमिली समाप्त हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम अपर मून अभी भी इनकम्प्लीट हो। मैंने तुम सबको सैकड़ों साल दिए पर मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। यह सुनकर ग्युक्को भय से कांपते हुए अपना सिर झुकाता है और कहता है, मास्टर, मैं इस भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं ही था जो ग्युतारो को इस रास्ते पर लाया था। मैं अपनी इस भूल को कैसे सुधारूं? क्या मैं अपनी आंखें निकालकर आपको दे दूं? मुजान गुस्से में अपने हाथ की टेस्ट ट्यूब को क्रश कर देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी इन बेकार आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है।
मुझे पहले से पता था कि ग्युतारो अगर अकेला लड़ता तो कभी नहीं हारता। वह सिर्फ उस डाकी की वजह से हार गया जो हमेशा उसके पैरों की बेड़ी बनी रही। मैं यहाँ दिन रात सूर्य की रोशनी का सामना करने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ और तुम सब इतने सालों में एक ब्लू स्पाइडर लिली तक नहीं ढूंढ पाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग इस संसार में एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। कोकुशिबो बहुत शांत रहकर कहता है, किसी वस्तु को खोजना या इन्वेस्टिगेट करना मेरे बस की बात नहीं है। मुजान फिर डोमा की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, ऑल्ट, डोमा, तुम भी उबयाशिकी की फैमिली को समाप्त नहीं कर पाए, और उस फूल का क्या हुआ? तुम लोग इतने 100 सालों से उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? डोमा झुककर कहता है, मास्टर, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। मुजान सभी की तरफ देखता है और कहता है, इस अपर रैंक की मृत्यु से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगली बार मुझे कभी भी अधूरी इंफॉर्मेशन मत देना। मैं तुम सबको एक ही सलाह देता हूं, अब से हर कदम बहुत सावधानी से उठाना। ग्युक्को, जब एक बार तुम अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लोगे तो हान तेंगू के साथ वहां पर चले जाना और काम तमाम कर देना। इतना कहकर मुजान वहां से अचानक गायब हो जाता है। मुजान के जाते ही डोमा तुरंत ग्युक्को के पास जाता है और कहता है, वाह ग्युक्को, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम उनके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन लाए थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी इसमें बहुत मजा आता। यह देखकर अकाजा बीच में आ जाता है और अपनी तलवार जैसी फुर्ती से डोमा के सिर का हिस्सा काट देता है। अकाजा कहता है, अपनी सीमा में रहो, यह मत समझो कि तुम हम सबसे ऊपर हो। इससे पहले कि अकाजा दोबारा वार करता, कोकुशिबो पलक झपकते ही अकाजा के पीछे प्रकट हो जाता है। वह इतनी तेजी से आता है कि अकाजा देख भी नहीं पाता। कोकुशिबो एक ही झटके में अकाजा का हाथ काट देता है और गंभीर आवाज में कहता है, अकाजा, तुमने अपनी सीमा पार की है। अगर तुम्हें इस व्यवस्था से कोई समस्या है तो मुझसे स्थान बदलने के लिए सीधे युद्ध करो। डोमा तुम्हारे कितने समय बाद डेमन बना था, फिर भी वह तुमसे आगे निकल गया। अपनी रैंक का सम्मान करो। डोमा, जिसका सिर अब तक ठीक हो चुका था, मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, कृपया इतना गुस्सा मत कीजिए लॉर्ड कोकुशिबो। मैंने तो उस घूंसे को खुद ही डॉज नहीं किया था, क्योंकि इसी तरह हमारी दोस्ती आगे बढ़ती है। हमें आपस में ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। कोकुशिबो डोमा की बात को अनदेखा करता है और अकाजा से कहता है, क्या तुम मेरी बात समझ गए? अकाजा अपने दांत भींचकर कहता है, हाँ, और कोकुशिबो वहां से विलीन हो जाता है। डोमा फिर से अकाजा से बात करने का प्रयास करता है, पर अकाजा उसे पूरी तरह इग्नोर करके नाकिमे से खुद को वहां से बाहर भेजने के लिए कहता है। डोमा भी एक ठंडी सांस लेता है और नाकिमे से कहकर अपने मंदिर वापस चला जाता है। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हमें तंजीरो के मन के अंदर का एक पुराना सपना या याद दिखाई जाती है। वहां हमें एक प्राचीन और महान योद्धा दिखाई देता है जो बिल्कुल योरिएची जैसा दिखता है। वह तंजीरो के पूर्वज सुमियोशी से बात कर रहा होता है। योरिएची अत्यंत उदास मन से कहता है, सुमियोशी, मुझे माफ करना। इस संसार में एक बच्चे को जन्म देना और उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल काम है। अब मेरे यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। सुमियोशी अपने नवजात शिशु को थामे हुए उससे विनती करता है, कृपया ऐसी बातें मत करो। तुमने हमारी जान बचाई है। अगर तुम ना होते तो हम अब तक समाप्त हो चुके होते और ना ही यह बच्चा इस संसार को देख पाता। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी यह सूर्य ब्रीदिंग की कला और यह हनाफुडा इयररिंग्स अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप दूंगा, ताकि तुम्हारी याद हमेशा जीवित रहे। योरिएची नीचे देखकर अत्यंत निराशा से कहता है, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों को बचाने में भी नाकाम रहा और उस परम बुराई को समाप्त नहीं कर पाया। मेरा जीवन व्यर्थ है। सुमियोशी उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतना महान योद्धा खुद को असफल मान रहा है। अचानक तंजीरो की आंखें खुल जाती हैं। वह एक गहरी सांस लेकर होश में आता है। उसके बिस्तर के पास बैठी कानाओ सुयुरी के हाथ से कांच का गिलास छूट जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह तंजीरो के पास आकर कहती है, तंजीरो, तुम होश में आ गए। तुम पूरे 2 महीनों से कोमा में थे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम उठ गए हो।
तभी सफाई का वह आकुशी मेंबर कमरे में आता है। वह तंजीरों को जगा हुआ देखकर उत्साह से चिल्लाता है, अरे वाह, तुम सच में उठ गए। मैं ही वह पर्सन हूं जिसने तुम्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला था। जब मैंने तुम्हारी हालत देखी थी तो मुझे लगा था कि तुम नहीं बचोगे। तुम सब उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, पर तुम सब इतिहास के महान योद्धा बन चुके हो। फिर वह कानाओं को चुपचाप देखते हुए कहता है, यह लड़की कभी कुछ कहती क्यों नहीं है, हमेशा बस देखती रहती है। शायद इसलिए क्योंकि इन्हें बचपन से बस डेमन्स को समाप्त करना ही सिखाया जाता है। पर मैं इसे डांट भी नहीं सकता क्योंकि यह मुझसे उच्च रैंक की है, चाहे मैं उम्र में इससे बड़ा ही क्यों ना हूं। इसके बाद वह खाने की प्लेट मेज पर रखता है और तंजीरों से कहता है, लो इसे खा लेना और अपनी ताकत वापस पाना। और वह चला जाता है। कुछ ही देर में बटरफ्लाई मेंशन की तीनों छोटी बच्चियां सुमी, कियो और नाहो रोती हुई कमरे में आती हैं। वे तंजीरों को गले लगा लेती हैं और बाकी दोस्तों का समाचार देती हैं। वे बताती हैं कि पीले बालों वाला जेनेत्सु कल ही अपने नए मिशन पर निकल चुका है और ध्वनि हशीरा उजुई को उनकी तीनों बीवियां सुरक्षित उनके घर ले गई हैं, जहां वे आराम कर रहे हैं। परंतु इनोस्के की हालत बहुत गंभीर थी क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा जहर फैल गया था और वह समय पर अपनी ब्रीदिंग की मदद से अपने खून को शुद्ध नहीं कर पाया था। यह सुनते ही तंजीरो घबराकर ऊपर देखता है तो सब लोग हैरान रह जाता है। इनोस्के कमरे की छत पर एक जंगली जीव की तरह मटक रहा होता है। इनोस्के जोर से हंसते हुए नीचे कूदता है और कहता है, हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे नोटिस कर लिया मोनजीरो। मैं तुमसे 7 दिन पहले होश में आ चुका हूँ, जिसका सीधा मतलब है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी आओई कमरे में आकर इनोस्के पर चिल्लाने लगती है कि वह शांत बैठे, जिससे कमरे का माहौल फिर से हंसी खुशी से भर जाता है। अगले कुछ हफ्तों तक तंजीरो अपनी शारीरिक शक्ति को वापस पाने के लिए रोज सुबह ट्रेनिंग करता है। एक सुबह वह कियो से पूछता है, क्या मेरी नई तलवार आ चुकी है? पूरे 2 महीने गुजर गए हैं। कियो उदास होकर हथियार के स्थान पर एक पत्र तंजीरो को देती है। यह पत्र उसके सोर्डस्मिथ हागा ने झुका का था। तंजीरो उसे खोलकर पढ़ता है, जिसमें अत्यंत गुस्से में लिखा था, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूं और तुम्हारे लिए मेरे पास कोई नई तलवार नहीं है। सुमी बताती है कि क्योंकि तंजीरो बार बार अपनी तलवार को क्षति पहुंचाता है, इसलिए हागा ने झुका बहुत नाराज हैं और यहां आने से मना कर दिया है। आओई तंजीरो को सलाह देती है कि उसे स्वयं स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और अपने लिए एक नया हथियार तैयार करवाना चाहिए, क्योंकि वह विलेज पूरी तरह गुप्त रखा जाता है ताकि कोई भी डेमन वहां हमला ना कर सके। इसलिए वहां जाने का रास्ता बहुत कठिन है। एक आकुशी गाइड आती है और तंजीरो की आंखों पर पट्टी बांध देती है, साथ ही उसके कानों में नॉइज कैंसलिंग प्लग लगा देती है। वह तंजीरो की नाक में भी प्लग लगा देती है, क्योंकि सबको पता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति कितनी तीव्र है। वह तंजीरो को अपनी पीठ पर उठाती है और वहां से चल पड़ती है। तंजीरो हमें बताता है कि यह यात्रा बहुत ही अनोखे तरीके से पूरी होती है। थोड़े से डिस्टेंस के बाद उसे दूसरी आकुशी को ट्रांसफर कर दिया जाता था और ऐसा बार बार होता था। यहाँ तक कि रास्ता बताने वाले कासुगाई कौवे भी बार बार चेंज होते रहते थे। इस व्यवस्था के कारण कोई भी एक सिंगल पर्सन उस विलेज का पूरा रास्ता नहीं जान सकता था। तंजीरो सोचता है कि हमारे मास्टर सच में कितने बुद्धिमान और कमाल के हैं। अंत में तंजीरो की आंखों से पट्टी हटाई जाती है और उसके सामने बेहद खूबसूरत और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ स्वॉर्डस्मिथ विलेज होता है। वहां का हर निवासी एक विशेष मास्क पहने हुए था। गाइड कहती है, इस स्ट्रीट के अंत में जाकर तुम्हें विलेज चीफ का घर मिलेगा। तुम्हें सबसे पहले उनसे मिलना है। अब मैं आपसे विदा लूंगी। तंजीरो उसे थैंक यू कहता है। तंजीरो मुख्य भवन में पहुंचता है और विलेज चीफ तेचिकावाहारा से मिलता है। तेचिन एक बहुत ही छोटे कद के व्यक्ति थे जिन्होंने एक बड़ा मास्क पहना हुआ था। वे कहते हैं, स्वागत है युवा यात्री। मैं इस विलेज का चीफ और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन हूं। मुझे उचित सम्मान दो। तंजीरो अपना सिर झुकाकर अपना नाम बताता है। चीफ खुश होकर कहते हैं, कितना अच्छा बच्चा है, लो यह स्वादिष्ट मिठाई खा लो। जब तंजीरो मिठाई खाने लगता है तो चीफ बताते हैं,
हागाने जुका इस समय मिसिंग है और जब तक हम उसे ढूंढ रहे हैं तब तक तुम यहीं रुको। तंजीरो क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है कि तलवार इतनी आसानी से टूट गई। चीफ हाथ हिलाकर कहते हैं, नहीं, तुम गलत हो। यह उसकी गलती है कि उसने इतनी बेकार और कमजोर तलवार बनाई। अगर तुम्हारे ठीक होने तक वह वापस नहीं आया तो मैं किसी और को तुम्हारी नई तलवार बनाने का जिम्मा सौंप दूंगा। इसके बाद एक आदमी तंजीरो को पहाड़ों के ऊपर मौजूद प्रसिद्ध गर्म पानी के झरने हॉट स्प्रिंग की तरफ ले जाता है, जो किसी भी घाव या थकान को पूरी तरह ठीक कर सकता है। रास्ते में तंजीरो स्वॉर्डस्मिथ्स को मेहनत से तलवारें बनाते हुए देखता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। झरने के पास पहुंचते ही तंजीरो को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी थी। वे रोती हुई पहाड़ों से नीचे भाग कर आ रही थी। वे चीखते हुए कहती हैं, तंजीरो, मेरी बात सुनो। अभी अभी किसी ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया है। मैंने उसे कितने प्यार से हेलो कहा और वह सीधा चला गया। यह कितना बेकार है। झरने में स्नान करने के बाद मेरा जो अच्छा मूड बना था वह अब पूरी तरह कैंसिल हो गया है। तंजीरो पूछता है कि किसने ऐसा किया, पर वे उसे नहीं जानती थी। तंजीरो उनका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि विलेज में बहुत जल्द भोजन मिलने वाला है और उसमें हमें मशरूम वाले राइस मिलेंगे। यह सुनते ही मित्सुरी का मूड तुरंत बदल जाता है और वे खुशी से नाचने गाने लगती हैं। तंजीरो जब झरने के पानी में उतरता है तो उसे वहां एक और लड़का दिखाई देता है। वह उसे तुरंत पहचान जाता है। यह वही गुस्से वाला लड़का था जो उसे फाइनल सिलेक्शन के टेस्ट में मिला था, जिसका नाम गन्या शिनाजुगावा था। तंजीरो पानी में कूदकर खुशी से कहता है, हे, तुम यहाँ हो, तुम कैसे हो? क्योंकि हम दोनों एक ही कॉर्प्स में हैं, तो हम एक तरह से भाई बहन जैसे ही हुए ना। गन्या उसे अत्यंत गुस्से से देखता है और चिल्लाता है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूं, मुझसे दूर रहो। वह तंजीरो पर तेजी से पानी फेंकता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। रात के भोजन के समय मित्सुरी तंजीरो के साथ बैठती हैं। वे बहुत सारा खाना खाते हुए बताती हैं, गन्या वास्तव में विंड हशीरा सनेमी शिनाजुगावा का छोटा भाई है, पर पता नहीं क्यों वे दोनों भाई एक साथ नहीं रहते और गन्या ने विलेजर्स का दिया हुआ खाना भी नहीं खाया। वह अपना भोजन स्वयं लाया है। तंजीरो मित्सुरी से पूछता है कि आपने डेमन स्लेयर कॉर्प्स क्यों ज्वाइन किया था? मित्सुरी बहुत शर्माते हुए कहती हैं, यह थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, पर मैंने अपने लिए एक जेंटलमैन ढूंढने के लिए इसे ज्वाइन किया है, क्योंकि हर लड़की को अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन पसंद आता है ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके, पर सामान्य रूप से ऐसा कोई मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हशीरा बन गई। तभी एक आकुशी आकर बताती है कि लेडी मित्सुरी, आपकी तलवार की फाइनल एडजस्टमेंट हो चुकी है और आपको आधी रात को यहाँ से निकलना होगा। मित्सुरी जाने से पहले नेजुको को गले लगाती हैं और तंजीरो से कहती हैं, तंजीरो, तुमने एक अपर रैंक को हराया है और तुम जिंदा भी बचे हो। यह एक्सपीरियंस 10 साल की कठिन ट्रेनिंग के बराबर है। तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं हमेशा कमांडो भाई बहन का साथ दूंगी। जाने से ठीक पहले वे तंजीरो के कान में एक बहुत बड़ी बात बताती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस फॉरेस्ट में एक सीक्रेट वेपन, गुप्त हथियार छुपा हुआ है जो तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तुम उसे ढूंढने का प्रयास अवश्य करना। अगली सुबह तंजीरो उस सीक्रेट वेपन को खोजने के लिए घने जंगल की तरफ चला जाता है। झरने के सल्फर की गंध के कारण उसकी सूंघने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो रही थी, फिर भी वह आगे बढ़ता है। अचानक उसे आगे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक बड़े वृक्ष के पीछे छुप जाता है और पत्तियों के बीच से देखता है। वह देखता है कि एक छोटा विलेज का बालक रो रहा है और किसी चीज को देने से मना कर रहा है। उसके ठीक सामने मिस्ट हशीरा मुइचिरो तोकितो उपस्थित था। तोकितो का चेहरा बिल्कुल शांत और भावहीन था। वह उस बालक से अत्यंत रूखे स्वर में कहता है, मुझे वह चाबी तुरंत दे दो, मेरे पास तुम्हारे साथ नष्ट करने के लिए समय नहीं है। वह छोटा बालक उस चाबी को अपने सीने से मजबूती से थामे हुए रोए जा रहा था और उसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तंजीरो यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह चाबी किस चीज की है और एक हशीरा उस छोटे बच्चे के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ हमारे सीजन 3 का यह पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आखिर वह चाबी किस चीज की है और कौन सा गुप्त हथियार
इस जंगल में छुपा हुआ है, यह सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें कि आप अगली वीडियो किस एनीमे पर देखना चाहते हैं। आपके अपने चैनल कहानी एनीमे की को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए